सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम 10th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों ये चैप्टर इतना पढ़ने में इतना अच्छा लगा मुझे, मैं अपना अनुभव जो साझा करना चाहता हूँ यहाँ पे कि मेंस के एग्ज़ाम के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ही शानदार है। जैसे इसमें मैं बताऊँगा आपको कि किस प्रकार हम एनसीईआरटी को मेंस के एग्ज़ाम में काम में ले सकते हैं या एज ए मॉडल आंसर तैयार करने में काम में ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी प्री और मेंस के हिसाब से आप किस प्रकार एनसीईआरटी से नोट्स बना सकते हो। तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी से हम सीखेंगे कि किस प्रकार प्री और मेंस में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार ये लेसन होने वाला है। यदि आपने ये लेसन पूरा देखा ना, निश्चित रूप से मेरा एक विश्वास है कि आप एक अलग अपने आप में नयापन महसूस करोगे कि किस प्रकार आईएएस प्रीलिम्स और मेंस में आप यहाँ से नोट्स और इन वीडियो को अपने काम में ले सकते हो। और इसकी पीडीएफ फाइल आप जानते हो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी आईज विद धर्मेंद्र जाखड़ पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों मैं बहुत ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते तो हैं लेकिन इनको लाइक शेयर नहीं करते हैं। आप चाहते हो कि मैं और भी फ्री वाले लेसन लेके आऊँ, तो मोटिवेशन आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है मुझे मोटिवेशन प्रदान करने की। यदि आप लाइक शेयर करते हो तो मुझे भी फ़ायदा मिलता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं और अच्छे से पढ़ाऊँ, नए नोट्स लाऊँ और आगे और भी नए नए लेसन या नए नए प्रोग्राम लॉन्च करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है जल संसाधन। तो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग पर क्या है, जल है। और एक तिहाई भाग पर क्या है, भूमि है, स्थल मंडल है। ठीक है, तो इसको मान के चलते हैं। कई बार 71 भी होता है, कई बार 72 ये डाटा ये होता है कि पृथ्वी पर लगभग इतना जल है। ठीक है, और विश्व के जो कुल जल है उसका आयतन का यदि हम आंकलन करें तो 96.5% क्या है, महासागर में, यानी खारा जल है। और बाकी यदि शुद्ध जल जो पीने योग्य जल की बात करें या अलवणीय जो जल होता है उसकी बात करें तो वो है 2.5%। इसमें भी फिर पीने वाला जल बहुत ही कम होता है, 1% के आसपास होता है। और यदि इसकी बात करें तो जो शुद्ध जल है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये ग्लेशियरों में। इससे पहले भी हमने 6th 7th 8th की एनसीईआरटी पढ़ी थी, उसमें मैंने सारणी बताई थी, एक सारणी दी थी। यदि आपने 6th 7th 8th की एनसीईआरटी 9th की एनसीईआरटी नहीं देखी है तो वो भी मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देखना। और उनके नोट्स भी टेलीग्राम पे हैं। मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई है, 6th 7th 8th 9th की ज्योग्राफी पूरी पढ़ा दी है, 10th की भी चल रही है और 11th 12th की भी मैं करा दूंगा आने वाले वक्त में। 15-20 दिन में ये एनसीईआरटी पूरी कर दूंगा ज्योग्राफी वाली। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि किस प्रकार जल कितना प्रतिशत है, डिवाइड करके उसमें बताया गया है। तो लगभग 70% जो शुद्ध जल है ना, एलवनी जल है, उसका कहाँ पे सबसे ज़्यादा हिम ग्लेशियर और बर्फ़ में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे एक केस स्टडी और एग्जाम्पल भी दिया गया है कि बताया गया है कि इजराइल के अंदर वार्षिक औसत वर्षा कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या है, सूखा नहीं है या जल संकट नहीं है। तो क्या कारण है इजराइल का? इसका मतलब जल प्रबंधन बहुत शानदार है। जल प्रबंधन बहुत शानदार, इसका मतलब इजराइल के अंदर आप देखना, हम जानते हैं कि जैसे हमारे देश में भी इजराइल से हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जल सिंचाई वाले ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से सीख रहे हैं। ऐसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी हम इजराइल से आयात कर रहे हैं जिसमें कृषि सेक्टर में हमें लाभ मिल सके। तो हम इजराइल से सीख सकते हैं कि इजराइल का जल प्रबंधन कैसा है। और वहीं हम हमारे देश की बात करें तो 114 सेंटीमीटर वर्षा है यहाँ पे, इजराइल से मतलब लगभग 4-5 गुना हो गई एक तरह से। लेकिन फिर भी हमारे देश में किसी न किसी कोने में सूखे का संकट देखने को मिलता है, पेयजल संकट देखने को मिलता है। इसका मतलब साफ बात है कि हमारे यहाँ जल प्रबंधन की समस्याएं हैं। तो हम इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं, इस चैप्टर में यही इतने शानदार तरीके से दिया गया है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में। मेरा अच्छा खासा अनुभव है कि जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस 3 के अंदर जल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। और यदि आपने एनसीईआरटी बेसिक से ढंग से पढ़ी है तो आपको कोई रोक नहीं सकता सफल होने से। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम बना के एकदम मॉडल आंसर की तरह दे दिया है कि जल संकट का कारण क्या हो सकता है। जल संकट के बहुत सारे कारण हैं, जैसे बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण, जल की मांग बढ़ती है, कृषि सेक्टर में मांग बढ़ती है। तो ये भी कहीं ना कहीं जल के साथ साथ दुरुपयोग भी बढ़ता है और मांग भी बढ़ती है, जिसके कारण जल संकट पैदा होता है। दूसरा होता है कि जैसे तकनीकी कारण आजकल क्या हो गया है, जैसे आजकल नलकूप जैसी प्रौद्योगिकी आ गई है, जिसके कारण क्या होता है हम ज़मीन से आसानी से जल निकाल लेते हैं। आजकल विद्युत भी काफ़ी है, सस्ती है, सब्सिडी मिलती है। तो जिसके कारण होता है जल का हम क्या करते हैं, ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं, या ज़्यादा उपयोग करने के कारण जो हमारा ग्राउंड वाटर क्राइसिस आ गया है, इसके कारण भी आ गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भी ऐसा देखा गया कि जैसे इनके कोल्ड ड्रिंक्स बनाना या और भी पेयजल के अंदर आप जानते हो आजकल प्योर वाटर वगैरह ऐसे काफ़ी चलते हैं। तो इसके कारण जैसे एग्जांपल देके बताया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे जल संकट का कारण ये बताया गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा बहुत ज़्यादा जल उपयोग में लिया गया है।
इसके अलावा आप जानते हो हरित क्रांति प्रदेश है। हरित क्रांति प्रदेश में नहरों का विस्तार किया गया, जैसे पंजाब हरियाणा इनकी बात करें, लेकिन नहरों का विस्तार तो पूरे क्षेत्र में नहीं हो पाया था, या चलो नहरों का विस्तार हो भी गया तो वहाँ पे ऐसी फसलों का विकास किया गया जो कि ज़्यादा मतलब जल का उपयोग करती है। अब ज़्यादा जल का उपयोग आप जानते हो कि नहरी जल में भी कई बार संकट देखने को मिलते हैं, तो वहाँ के किसान क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर का जो जल है उसको यूज में लेंगे। तो ग्राउंड वाटर के जल को यूज में लेंगे तो उसकी वजह से आप जानते हो भूमि के जल के सामने भी संकट पैदा हो सकता है। एक चीज़ और भी है इसमें नोटिस करने वाली है कि जैसे यदि पंजाब हरियाणा में वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या विद्युत की बात करें तो किसानों को बहुत ही मतलब कम कीमत पर या सब्सिडी रेट पर उनको क्या दी जाती है, विद्युत आपूर्ति की जाती है। इसके कारण क्या होता है, वहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नलकूपों से पानी का दोहन किया जा रहा है। तो ये एग्जांपल देके बताओ, हरित क्रांति वाले देके बताओ, ठीक है। इसके अलावा जल प्रदूषण की संकट है, नदी प्रदूषण है, रासायनिक उर्वरकों का भी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं, जैसे हरित क्रांति प्रदेश है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कृत्रिम जो उर्वरक है बहुत ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जब एक तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो जल है या जो ग्राउंड वाटर है वो उसमें भी एक जो इनके रासायनिक जो है उर्वरक है इनका प्रभाव देखा जा सकता है, नाइट्रेट इनका निस्खलन हो सकता है, ठीक है। जल प्रबंधन की समस्याएं क्या है, वर्षा जल संरक्षण का अभाव हम देखते हैं, और आर्द्र भूमियाँ झीलों इनको नष्ट कर दिया है। हमने देखा है कि शहरी क्षेत्र में आजकल बाढ़ का कारण और जल संकट दोनों का कारण क्या है, वहाँ की जो वेटलैंड है या झील है, नदियाँ, उनको समाप्त करने के कारण दो संकट खड़े हो गए। एक संकट कौन सा, पेयजल का संकट, दूसरा संकट कौन सा, बाढ़ का कारण। क्योंकि आर्द्र भूमि क्या करती है, दोनों काम करती है। आर्द्र भूमि जब ज़्यादा जल होता है तो अपने आप में उसका अवशोषण कर लेती है, और जब जल संकट आता है तो उसकी आपूर्ति करती है। तो ये रोल होता है आर्द्र भूमि का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे ही समझाओ, ऐसे ही लिखो और डायग्राम के माध्यम से अलग अलग देखो। जल संकट का कारण आएगा तो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 5, 7, 10 कारण यहाँ पे मैंने बता दिए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बता दिए हैं। तो ऐसे आप बताने की कोशिश करो, शानदार तरीके से बताने की कोशिश करो, इसका फ़ायदा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि ये तो चलो संकट के कारण है, ठीक है, और यदि हमें समाधान की बात करनी है, इसी लेसन में दिया गया समाधान, शानदार समाधान और केस स्टडी एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप लोगों की शिकायत रहती है कि सर कहाँ से लाएं। यदि आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ते हो ना तो आपको फ़ायदा मिलता है। आप अपने डायग्राम खुद बनाओगे, मैपिंग आप करोगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिखोगे, अच्छे मॉडल आंसर दोगे, तो यही आप कोचिंग का कॉपी पेस्ट मटेरियल नहीं पढ़ोगे ना तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। बहुत शानदार यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं जल संरक्षण और जल प्रबंधन का इस यहाँ पे हम कौन सी पद्धतियाँ दे सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी में लिखी हुई कुछ प्राचीन पद्धतियाँ दी गई है, जैसे बांध, नहरें, झील, टाँके, कुंड, बावड़ियाँ आदि यहाँ पे दी गई है। इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया 11वीं शताब्दी में भोपाल झील में कृत्रिम झील बनाई गई थी, भोपाल झील के रूप में, भोपाल में ही होगी। इसके अलावा 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश दिल्ली में हौज खास एक तालाब का निर्माण किया गया था। बहुउद्देशीय बांध परियोजना भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है, सतलज और व्यास नदी पे। हीराकुंड बांध कहाँ पे, महानदी उड़ीसा में है। इसके अलावा नेहरू जी ने कहा भी था कि मतलब जो बांध है या ये बहुउद्देशीय जो बांध परियोजना है वो क्या है, आधुनिक मंदिर है, हमारे देश के आधुनिक मंदिर है। ऐसे एग्जाम्पल आप दे सकते हो यदि कहीं आता है तो। वर्षा जल संरक्षण, मेघालय और तमिलनाडु मॉडल आप बता सकते हो। एक भारत सरकार की स्कीम भी चल रही है फार्म पॉन्ड स्कीम के तहत। फार्म पॉन्ड स्कीम के तहत ये बहुत अच्छी, इसमें किसानों को सब्सिडी दी जाती है फार्म पॉन्ड बनाने के लिए, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकता है और कहीं ना कहीं सूक्ष्म सिंचाई की ओर मतलब काफ़ी एक अच्छी इनिशिएटिव है। और मेघालय तमिलनाडु का मॉडल आप बता सकते हो कि मेघालय के अंदर भी मतलब जैसे शिलोंग, विशेषकर मेघालय की राजधानी शिलोंग है, वहाँ पे ऐसे मतलब प्रत्येक घर में छतों पे जल संरक्षण किया जाता है, क्योंकि मेघालय के क्षेत्र की तरफ तो वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। 1100 सेंटीमीटर मानसून राबू चेरामपुंजी वहाँ पे है। तमिलनाडु में एक अच्छा मॉडल है कि वहाँ पे कानून बना दिया कि प्रत्येक घर की छत पर जल संरक्षण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जल संरक्षण की स्थानीय पद्धतियाँ भी इसमें दी गई एनसीईआरटी में, जैसे गुल और कुल कहाँ पे है, ये पश्चिमी हिमालय में है कि जो नदी धारा है उसकी बदलकर सिंचाई मतलब वहाँ से की जाती है। तो गुल और कुल कहाँ है, ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन आ जाएंगे प्री में, और आप मेंस में भी एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल करो इनका। बर्फ स्तूपा लद्दाख के अंदर है, ठीक है। कुंड, बावड़ी, टाँके, खड़ीन, जोहड़, ये राजस्थान की स्थानीय जो है मतलब जल संरक्षण की विधियाँ हैं। खड़ीन और जोहड़, ठीक है। खड़ीन जोहड़ मतलब तालाब को भी बोल सकते हैं। खड़ीन क्या होता है, जैसे मतलब वहाँ छोटे छोटे मतलब ऐसे गड्ढे खोद दिए जाते हैं, या एग्रीकल्चर या मतलब एक तरह से पहले ही कृषि की कर दी जाती है ना लाइनों में ऐसा करके, तो उसमें वर्षा जल संरक्षण होने लगता है। इस टाइप की खड़ीन बनी है। खड़ीन देखना तो और गूगल यूट्यूब करना, ज़्यादा फायदा मिलेगा। बाकी बावड़ियाँ क्या है, बावड़ियाँ आपने देखा होगा, राजस्थान की कई मूवी बनी है बावड़ी पर, कई मूवीज़ में दिखाया गया है बावड़ियों पर। कुंड, कुंड क्या होता है, कुंड भी एक तरह से मतलब वही जल संरक्षण का एक होता है, बावड़ी की तरह होता है कुंड, ठीक है। आप इनको देख लेना, उतना कोई खास तो नहीं है लेकिन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए कानून लाया गया था पहले भी। सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था की बहुत सारी योजनाएं चल रही है देश में। जल प्रदूषण रोकथाम के लिए भी कानून बन चुके हैं। बांस ड्रिप सिंचाई एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, मेघालय का एक डायग्राम बना के, चित्र बना के दिया गया है। तो ये देखो ना आप कि जल संरक्षण का कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए क्या है, इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए आपके पास बहुत सारा मटेरियल है यहाँ पे, ठीक है। बॉडी पार्ट में लिखने के लिए शानदार डायग्राम है, कारण बताओगे,
एग्जाम्पल दोगे और बाद में जल संरक्षण और जल प्रबंधन की बात करोगे ना, आपके पास इससे बेस्ट मॉडल आंसर नहीं हो सकता दोस्तों। ये मेरा विश्वास है कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप है ना 10 में से 6-7 नंबर ला सकते हो, इसमें से 15 में से 8-9 नंबर ला सकते हो। 8 नंबर मैक्सिमम चलो मिल सकते हैं, कम मिलते हैं, यूपीएससी में ज़्यादा नंबर मिलते नहीं है। तो 10 वाले में 6 नंबर आप मैक्सिमम गेन कर सकते हो और 15 वाले मार्क्स में आप 7-8 नंबर 8.5 नंबर तक गेन कर सकते हो, क्योंकि हमने परफेक्ट तरीके से लिखा है। हर एक चीज़ की जो आवश्यकता थी वो हमने यहाँ पे लिखा है। डायग्राम भी बनाएंगे, मैपिंग करेंगे यहाँ पे। साथ ही इसमें यह भी दिया गया कि यार नदी बांध बहुउद्देशीय परियोजना हमारे लाभदायक तो है, बहुत ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके नकारात्मक प्रभाव भी यहाँ पे दिखाए गए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं मेंस के एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे हरित क्रांति का पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रोल है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव हम जानते हैं, जल प्रबंधन है, कृषि सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन, पर्यटन, बहुत सारे हम जानते हैं नदी परियोजनाओं का क्या लाभ होता है। नकारात्मक प्रभाव क्या है? नकारात्मक प्रभाव जैसे नदियों का प्राकृतिक जो बहाव है वो अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। भूकंप की संभावना बनती है। जैसे हम टेरी बांध का एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे टेरी बांध बनाए गए कहाँ पे, उत्तराखंड या मतलब हिमालय क्षेत्र में, तो वहाँ की जो जियोलॉजी है या वहाँ की जो चट्टान है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण भविष्य में ऐसा आकलन किया जाता है कि भूकंप भी आ सकता है। जैव विविधता को खतरा है। जैसे नदियों के ऊपर बांध बनाते हैं, जैसे ये नदी बहती है, इस पर बांध बना दिया, तो अब जो जीव जंतु पहले क्या करते थे, एकदम खुले रूप से स्वतंत्र रूप से घूमते थे, अब बांध बनाने के कारण वो आगे नहीं जा सकते। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया जाता है गंगा डॉल्फिन या इरावदी डॉल्फिन, इनका एग्जाम्पल दिया जाए कि बांधों के कारण इनकी विलुप्त होने का खतरा है, इसे एग्जाम्पल देके बता सकते हो। स्थानीय लोगों की आजीविका का एक संकट खड़ा हो सकता है। हम जानते हैं नर्मदा घाटी नदी जो आंदोलन चल रहा है अभी, विस्थापन की समस्या है, अच्छी तरीके से उनका विस्थापन नहीं किया गया, या उनके साथ कहते हैं कि सही ढंग से उतना जस्टिस नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था, तो कई संकट आते हैं यार। अपने एक ये भी तो होता है ना कि जिस क्षेत्र में आप रहते हो उनके साथ आपका मनोवैज्ञानिक या एक प्रेम होता है उस जगह का, यदि आपको वहाँ से विस्थापन किया जाए तो कई सारे यहाँ पे संकट पैदा हो सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तो इसका भी एक मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है नर्मदा बचाओ टिहरी आंदोलन का। अंतर्राज्यीय जल विवाद हम जानते हैं कृष्णा गोदावरी बांधों के कारण भी पैदा होते हैं कई बार। जैसे ऐसा बताते हैं कि महाराष्ट्र में जब कृष्णा नदी पर कोयना बांध बनाया गया था, तो उसके कारण क्या था, जो निचले वाले राज्य हैं वहाँ पर जल नहीं मिल पाया था, आगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जो भी है, तो उसके कारण एक मतलब कहीं ना कहीं नदी राज्य जल विवाद पैदा हो गया था। आर्थिक सामाजिक विषमता भी आती है कि एक क्षेत्र के अंदर यदि बांध बनाते हैं तो उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये भी तो होता है ना, जैसे कई बार ये होता है कि किसी बड़े शहर के लिए एक जल बांध की परियोजना बनाई जाती है, पेयजल योजना के लिए। अब उसका फ़ायदा तो बड़े शहर को मिलेगा, जैसे मुंबई को मिलेगा, एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन प्रभावित कौन होंगे? जो स्थानीय गाँव वाले या वो प्रभावित होंगे, तो नुकसान होता है कई बार, सामाजिक आर्थिक विषमता पैदा होती है। परंपरागत जल स्रोतों को भी नुकसान होता है, मृदा का लवणीकरण ये भी बढ़ता है। सही बात है, कई बार हम देखते हैं जैसे हरित क्रांति क्षेत्र में जहाँ पर ज़्यादा सिंचाई गई वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या, सेम की समस्या देखी गई है। तल छट जमाव और बाढ़ के कारण भी, जैसे कई बार जमाव के कारण बाढ़ की समस्या आती है। जल जनित बीमारियाँ, डेंगू और मलेरिया, जैसे डेंगू और मलेरिया पहले शहरों में ज़्यादा थी है ना, लेकिन जैसे ही मतलब ये वाटर की ज़्यादा समस्या आई है, जहाँ पर वाटर लॉगिंग ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियाँ ज़्यादा फैल रही है। साथ ही साथ हमें एक मैप भी बनाना है, जैसे क्वेश्चन आता है उसमें हम मैप जरूर बनाएंगे, और इसके अंदर तो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे दिया गया है कि अलग अलग आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप होमवर्क कैसे करोगे। जैसे यहाँ पे दिया गया, जैसे यहाँ पे सलाल प्रोजेक्ट है, कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है, ठीक है। यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध है, कौन सी नदी पर? व्यास और सतलज पर है, ठीक है। इसी प्रकार चंबल नदी पर कोटा बैराज है, राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, महानदी पर हीराकुंड बांध की लोकेशन कहाँ पे है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप होमवर्क के रूप में मैपिंग करा करो। और मैं बता सकता हूँ, हालांकि यहाँ पे मैं बता दूंगा ये ऐसा कर लेना, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कावेरी नदी पर मेटूर बांध यहाँ पे दिया हुआ है, तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध है, कृष्णा नदी पर कोयना बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है। ऐसा करके आपको पूरा अपना होमवर्क करना चाहिए। बहुत शानदार तरीके से इसमें मैपिंग एनसीईआरटी में बताई गया है। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें दी गई है कि क्या आप जानते हो कि सरदार सरोवर बांध गुजरात नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के मतलब 9,490 गाँव और 173 कस्बों, तो राजस्थान के 124 जिलों में सूखाग्रस्त व मरुस्थलीय वायु जल की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये बात सही है कि कोई भी बांध का निर्माण होता है, बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण होता है, उसका बहुसंख्यक लोगों को लाभ मिलता है उसका, नो डाउट। लेकिन साथ ही साथ क्या करना चाहिए, वो भी सरकार देखती है कि कोई भी योजना होती है उसका सोशल प्रभाव क्या होता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या होगा, उसका भी आकलन किया जाता है, और जो भी समस्या आती है उनका समाधान भी किया जाता है। हम लिखते समय याद रखना, नकारात्मक ज़्यादा मत हो जाना, आलोचना कर सकते हो सकारात्मक, लेकिन सरकार के अगेंस्ट एकदम सीधे तौर पर नहीं लिखना है, ठीक है। इसके अलावा क्या आप जानते हो कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत मतलब कृष्णा नदी पर नहीं था, सॉरी मैंने फैक्ट वो गलत बोला था, एक कोयना है यहाँ पे कोई, ठीक है। कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक व आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई थी। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। तो यही तो नदी राज्य विवाद होते हैं, ये भी एक संकट का कारण बनते हैं कई बार। तो ये आपको लोकेशन देखनी है, जैसे कोयना यहाँ पर नदी है एक, है ना,
इनको देख लेना, गूगल करना इनको, कोयना नदी कहाँ पे, कृष्णा की सहायक नदी होगी है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए ये लेसन यही समाप्त होता है, लेकिन इस लेसन से आपने क्या सीखा? इस लेसन से आपने सीखा कि एक एनसीईआरटी के किसी चैप्टर से मॉडल आंसर कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे कौन सा मॉडल आंसर निकाला, ये क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये आप मेंस में भी लिख सकते हो। जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत में, क्वेश्चन क्रिटिकल आएगा कि भारत में, या तो क्वेश्चन आएगा भारत में जल संकट का कारण, सीधा सीधा क्वेश्चन देखते हैं, जल संकट का कारण, ठीक है, जल संकट का कारण क्या है, ठीक है, इनके कारण क्या है, इनके प्रभाव क्या है, ठीक है, एवं इनके समाधान क्या है। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, समाधान क्या है। तो मॉडल आंसर मैंने बताया, ये पूरा पूरा आप आंसर लिख सकते हो इसमें, ठीक है। या क्वेश्चन कैसे घुमा के आएगा कि भारत है ना, भारत में अच्छी वर्षा होती है, यदि अन्य देशों की तुलना करें तो भारत की जो वर्षा पैटर्न है, औसत वर्षा अच्छी वर्षा है, इसके बावजूद भी देश के अंदर क्या देखा जाता है, देश में जल संकट देखा जाता है, जल संकट देखा जाता है। इसके कारण क्या है, प्रभाव कैसे करके आएगा। या ऐसे भी आ सकता है कि भारत में भूमिगत जल संकट आजकल बढ़ रहा है, इसके क्या कारण है, क्या प्रभाव है और इसके क्या समाधान है। तो ऐसे करके आप आंसर को पहले से ही तैयार कर लेते हो, तो नो डाउट आपकी मेंस के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा इनसे मिलने वाला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने अच्छी यहाँ पे बताने की कोशिश की। आपकी जिम्मेदारी बनती है इनको लाइक शेयर करते रहो, अपने हिंदी मीडियम के दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने टेलीग्राम को और अपने यूट्यूब को, उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि ज़्यादा लोग मेरे लेसन देख रहे हैं, तो मैं और नए नए लेसन फ्री में लेकर आऊँगा यहाँ पे। आपका सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।